नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। किंग्स एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने बहुत ही मज़ेदार भाग 1 संविधान का जो था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक को कवर कर लिया है और हर एक कोने को हमने डिस्कस किया है। एग्ज़ाम में कहीं से कहाँ तक आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग देखते हैं उसके आगे का भाग, यानी कि भाग 2, जिसके अंदर नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पेन कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ में नोट्स बनाते जाइए और लेक्चर्स को ध्यान से सुनते जाइए और एग्ज़ाम्स को निकालते जाइए और सरकारी अफसर बनने का सपने को पूरा करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो नागरिकता, आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग संविधान का भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखो नागरिकता क्या होता है ना। नागरिकता का हम लोग इंग्लिश में सिटीजनशिप बोलते हैं। तो नागरिकता क्या होता है? नागरिकता मनुष्य का वह स्वरूप होता है या उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त हो, राइट। और नागरिक का स्तर क्या होता है अभी हम समझेंगे। और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्ति को कहा जा सकता है किसी भी राज्य का जिसको उस राज्य के राजनीतिक और नागरिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ नागरिक बोल सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझा लेकिन अच्छे से नहीं समझा, आप क्या बोलना चाहते हो ज़रा और क्लियरिटी बता। तो देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि हम सभी क्या रहते हैं, एक भूमि है हमारी, इस भूमि का नाम है भारत यानी कि इंडिया। तो इस भारत भूमि के हम क्या है? नागरिक हैं, राइट। यानी कि इस भारत भूमि के हमें क्या है? वो सारे अधिकार प्राप्त है ना, जो हमें संविधान देता है, जो भारत की भूमि देती है। तो किसी भी एक राज्य क्षेत्र होता है, सबसे पहले देखो संविधान बनाने वाला हमारे कितने होते हैं? सबसे पहले क्या होगा? क्षेत्र बनेगा। तो उस क्षेत्र के जब क्षेत्र बन जाएगा, देश बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, तभी तो आप वहाँ के नागरिक कहलाओगे। तो भाग 1 में हमने क्षेत्र के बारे में चर्चा कर ली। अब भाग 2 में हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं? नागरिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे हमें क्या है? आज़ादी के साथ में रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम व्यवसाय धंधा करने की स्वतंत्रता है ना। तो हमें क्या है? राज्य से जो भी उस क्षेत्र की जो भी संसाधन है वो सारी चीज़ें हमें देश के किसी भी यानी कि राज्य या देश, जब भी हम राज्य यहाँ पे तात्पर्य देश से ही लेना है आपको, ठीक है। तो देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, फिरने की आज़ादी है ना। तो नागरिक को वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। अब जो अन्य नागरिक होंगे, जैसे कि अभी हम क्या भारत के नाम, अब जैसे कि और नागरिक कौन किस देश का है वो डिपेंड करता है कि वो किस देश के प्रति स्वामी भक्ति रखता है। वो जिस देश के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रखेगा उसे ही क्या होगी? उस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे कि हम भारत के हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, तो हम क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए, है ना। इंसान तो हम भी, लेकिन अब समझो कोई अमेरिका से कोई इंसान आया या चाइना से कोई इंसान आया या यूरोप के किसी कंट्री से कोई इंसान आया, तो क्या हम उसे नागरिक बोलेंगे? नहीं, वो हमारे लिए नागरिक ना होकर वो क्या हो जाएगा? विदेशी कहलाएगा। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? विदेशी, यानी कि बाहर के देश से आया हुआ व्यक्ति। तो वो नागरिक नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? विदेशी कहलाएगा। ऐसे ही जब हम उस देश में चले जाएंगे, चाहे अमेरिका चले जाए, फ्रांस चले जाए, नीदरलैंड चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, किसी भी कंट्री में चले जाए, तो हम उनके लिए क्या हो गए? हम उनके लिए विदेशी हो गए। तो नागरिकता, आपको किस देश के प्रति आपने स्वामी भक्ति रखी है, किस देश से आप प्यार करते हो, तो आपको उस बेस पे यहाँ पे नागरिकता मिलती है। तो अब मोटा मोटा आपको नागरिकता का अर्थ समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक विदेशी और एक नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? जैसे कि अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना भी क्यों जरूरी है? तो सब इंसान ही। तो अब देखो डिफरेंशिएट अगर नहीं करते, जैसे कि अब भारत है, भारत को चलाने के लिए एक शासन संस्था है, उस शासन संस्था के एग्ज़ाम की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर सोचो अगर आपको ही ये स्पेशल टाइप्स के अधिकार ना दिए गए होते, जैसे कि समझो आप एमपी पुलिस या एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनने के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर समझो हर एक लोगों को हर एक कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके अगर एग्जाम दे के पास हो सकता था, तो क्या होता था कि अमेरिका जैसे देश में या यूरोप के देश में वहाँ भी क्या होते थे? कोचिंग खुल जाते थे, वहाँ वो अपने बच्चों को तैयारी वगैरह कराते थे अच्छे तरीके से और तैयारी करा के एग्ज़ाम दिला के वो पास हो जाते थे, यहाँ पे वो अफसर बन जाते थे। तो अब देखो वो उस देश के थे, तो क्या वो यहाँ पे हमारे भारत देश से अपनी स्वामी भक्ति दिखलाएंगे? भारत के लोगों से उतनी
अटैचमेंट रखेंगे? नहीं, वो तो अपने देश के लिए, यानी जिस जन्मभूमि से वो आए हैं उनके लिए जो फायदेमंद होगा उनके बारे में वो क्या करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, राइट ना। तो इसीलिए यहाँ पे विदेशियों के बीच में और नागरिकों के बीच में कुछ चीज़ों का डिफरेंशिएट होना जरूरी है। और क्या नागरिकों को स्पेशल अधिकार होते हैं? तो मताधिकार का अधिकार होता है। तो जो मत देने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही होता है, राइट। अगर विदेशियों को नागरिकता का मत देने का अधिकार दे दिया जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कुछ इसी प्रकार से अधिकार में हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अब जैसे जो विदेशी है, या आप समझो वो भी हमारे देश में आ सकते, घूम सकते, फिर सकते। समझो कोई विदेशी आया और मुंबई में गया वो गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, तो अब वहाँ पे अब मैं जाके या कोई इंसान जाके अब उसके सामने क्या करे, उसके मुंह पे थूक दे या उसको एक चमाट मार दे, तो पुलिस क्या करेगी, तुरंत ही गिरफ्तार कर लेगी उसको, बोलेगी ससुरा तुमको ये कौन अधिकार दिया किसी को मारने के लिए, है ना। तो पुलिस वहाँ पे, क्योंकि उसको भी क्या है, एक इंसान की जो अधिकार होती है, मानव की जो मूलभूत अधिकार होती है, उससे आप छीनने का अधिकार नहीं। हाँ, आपको कुछ स्पेशल पावर होते हैं नागरिकों को जो विदेशियों को नहीं होते हैं, है ना। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि आप सरकारी नौकरी सिर्फ जो जिस देश का नागरिक है, जैसे हम भारत देश का नागरिक है तो भारत का नागरिक ही कर सकता है, तो विदेशी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटर मोटा मोटा समझ गया होगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग, तो हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर, है ना। अब देखो, अब ये जो नागरिकता शब्द है इसे सबसे पहले अरस्तु ने यूज़ किया था, अरस्तु ने नागरिकता शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो अब और आपको यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात यह है कि अभी जो हम लोग ये अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे आज के टाइम पे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे अभी हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक अनुच्छेद क्या है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था उस पर अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, देखो अनुच्छेद 5 में हमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान कब लागू हुआ था बच्चा लोग, तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो अब अनुच्छेद 5 में बोलता है कि संविधान के जब प्रारंभ में, जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो किन किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिनका जन्म भारत में हुआ हो संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, राइट। अब उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। तो अनुच्छेद 5 क्या बोला कि या तो वो व्यक्ति खुद भारत में पैदा होना चाहिए तो भारत का नागरिक बन जाएगा, या वो नहीं हुआ ठीक है, उसके माता पिता अगर भारत में पैदा हुए रहेंगे तो उस आधार पे भी उसको क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल जाएगी। अब देखो, जो संविधान लागू होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले ही भारत में रहता हो, राइट। तीसरा कंडीशन क्या है, जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो नागरिकता किन लोगों को मिलेगी, जो संविधान लागू होने की तिथि से 5 साल पहले से भारत में रहता आ रहा है, उन्हीं व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 5 में इतनी बातें की गई हैं। तो अनुच्छेद 5 तक नागरिकता का अर्थ, नागरिकता के बारे में डिफ्रेंशिएशन, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से अच्छी से क्लियर हो गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। तो ले लीजिए एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। तो अनुच्छेद 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अब चलो हम लोग अनुच्छेद 6 देखते हैं। तो अनुच्छेद 6 क्या है, देखो अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। यानी कि अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों की बात की गई है जैसे कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो अब देखो हुआ क्या कि जब विभाजन हुआ, विभाजन होने से पहले ही जब कुछ लोगों को लग गया था कि अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जो कि दुखद विभाजन था बहुत ही, वो विभाजन हो गया, होने वाला है। तो कुछ लोग क्या किए, भारत से वो पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो गए, स्थलांतरित हो गए। उन्हें लगा चलो हमारे लिए क्या होने वाला है, एक नया देश बनने वाला है ना, तो हम वहाँ जाके रहेंगे, अच्छे से खुशी खुशी ग्रो करेंगे।
अब होता क्या भाई, जैसे डिवीज़न होने के बाद में, विभाजन होने के बाद में पाकिस्तान अपना नया रंग दिखा देता है, और पाकिस्तान का ये रंग देख के तब क्या होता है, उन लोगों को पछतावा होने लगता है, बोलते हैं नहीं रे भाई भारत ही सही था अपना, चलो भारत को वापस लौटाते हैं। तो अब जब ऐसे आ गए तो उनको हम छोड़ थोड़ी देंगे, क्योंकि देखो क्या है, जब सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते हैं, राइट ना। तो इसीलिए वो अपने आदमी है, ठीक है, गलती हो गई थी, आ गए शाम को वापस। तो अभी इसीलिए इन लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया कि आप गलती से अगर पाकिस्तान चले गए और भारत में वापस आओगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग परमिट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, परमिट सिस्टम भी बोल सकते हैं। आप ऐसा समझो कि अगर आप चले गए तो आप 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में, ये नहीं भाई चलो कभी भी आ जाए, चलो अरे भारत तो अपना ही लेगा अनुच्छेद 6 के तहत, नहीं, 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आ गए रहने चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे देंगे, राइट, ठीक है। तो इन लोगों को अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिल गई। अब देखो, अब समझो कुछ लोग क्या हो गए, समझो लेट हो गए थोड़ा सा, है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद आए, है ना, उनको थोड़ा सा लेट, उनकी आत्मा जाके उनको पछतावा हुआ, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला, चलो ठीक है शाम में आए, लेकिन थोड़ा लेट शाम में आए, ठीक है। तो उनके लिए क्या बोला गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए हो तब ठीक है, हम आपको नागरिकता तो दे देंगे, लेकिन आपको नागरिकता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि पहले लेट क्यों कर दिया तुमने, पहले नहीं आ पाए 19 जुलाई 1948, पहले अब रुको 6 महीना। तो 6 महीना भारत में रहो अच्छे से, है ना, तो भारत के प्रति स्वामी भक्ति दिलाओ, तो 6 महीने के बाद फिर क्या कर देंगे, हम आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। ये अनुच्छेद 6 में बात की गई है। याद रखना, अनुच्छेद 6 में किसकी बात की गई है कि जो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता की बात अनुच्छेद 6 करता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अनुच्छेद 7 पढ़ते हैं, कर लो नोट डाउन। तो आपने नोट डाउन कर लिया अनुच्छेद 6, तो चलो अब अनुच्छेद 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अनुच्छेद 7 में क्या बोलता है, जैसे कि अनुच्छेद 6 में हमने देखा कि जो पाकिस्तान चले गए थे बाद में भारत को लौट आए, तो हमने क्या किया, 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो ले जाओ भाई नागरिक बना देंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आओगे तो 6 महीने का इंतजार करो, उसके बाद नागरिक बना देंगे। अब अनुच्छेद 7 में देखो, अब देखो क्या हो गया, पाकिस्तान से भारत, ऐसा भी होगा ना कि कुछ लोग ससुर भारत से पाकिस्तान को चले जाए, राइट। तो अनुच्छेद 7 इसी के बारे में बात करता है, चलो देखते हैं। तो अनुच्छेद 7 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में वो बात करता है कि अगर समझो कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को चला गया है, क्या बोला मैंने, भारत से पाकिस्तान को चला गया है, लेकिन बाद में वो फिर भारत में आ जाता है, और ठीक है गया था फिर से आ गया, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता दे देते हैं। तो देख तो कैसे देते हैं, है ना। तो अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो परंतु बाद में वापस आ जाए तो उसे पंजीकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। देखो क्या है कि लेकिन वो कब गया रहना चाहिए, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया होगा और बाद में वापस आ जाएगा, तो हम लोग भारत की नागरिकता देंगे पंजीकरण के माध्यम से। मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, अपना पंजीकरण कराना होगा कि भाई साहब हम 1 मार्च 1947 को कन्फ्यूज आके हम चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन वहाँ जाके पता चला तो यहाँ सब गड़बड़ है मामला, तो हम वापस आ रहे हैं। तो बोले ठीक है बेटा पंजीकरण करा दो, 6 महीने का इंतजार करो, अच्छे से रहो दहो, हाँ खाना पीना खाओ, नौकरी व्यवसाय करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हाँ तो उसके बाद 6 महीने का इंतजार करो, अच्छा व्यवहार दिखाओ, तो 6 महीने के बाद हम क्या करेंगे, आपको भारत का नागरिक बना देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि जो भारत से पाकिस्तान को गए थे 1 मार्च 1947 के पहले, है ना, लेकिन बाद में वापस भारत को आ गए, तो ऐसे लोगों को नागरिक बनाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, पंजीकरण का रास्ता। कौन सा रास्ता अपनाया, पंजीकरण का रास्ता। 6 महीने का पंजीकरण के बाद में आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 7 समझ गया, इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग अनुच्छेद 8 देखेंगे, ठीक है। तो हमने 5, 6, 7 को देख लिया, है ना। अब अनुच्छेद 8 देखते हैं, अनुच्छेद 9 देखते हैं, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखो, अनुच्छेद 8 क्या बोलता है,
अनुच्छेद 8 बोलता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। यानी कि अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी तो हमारे देश में और भी लोग रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है ना, तो उसे भी भारत का नागरिक बना दिया जाएगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। यानी कि उसके माता पिता को अगर भारतीय नागरिकता मिली हुई है तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्लियर हुआ आपको कि भारत के बाहर रह रहे बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। समझा? ठीक है, याद हो गया एकदम? साथ में याद करते जाओ मेरे, टेंशन मत लो, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इसे ही मैं पूरा तैयार करा दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या बोलता है देखो कि अगर समझो कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है। अब विदेश की नागरिकता ले लोगे तो अनुच्छेद 9 में बोला कि भाई देखो, जिस दिन आप विदेश की नागरिकता लिए उस दिन हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता समाप्त कर देंगे। समझे कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी नल एंड वॉइड, यानी कि समाप्त हो जाएगी। है ना? सही भी है, राइट। मतलब कि देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या बोला कि भाई आपको किसी एक के प्रति ही क्या रखनी पड़ेगी, अपनी स्वामी भक्ति रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई घर वाली भी चाहिए और बाहर वाली भी चाहिए, नहीं, घर वाली से ही आपको प्यार करना पड़ेगा, यानी कि अपने देश से ही प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 9 में क्या बोला गया है कि विदेश की नागरिकता यदि आप अर्जित करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 को कर लो नोट डाउन या ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग 10 और 11 देखते हैं। ठीक है, तो आपने 8, 9 को नोट डाउन कर लिया है, तो अभी हम लोग 10 और 11 को देखते हैं, फिर हमारा 5 से 11 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर रुके रहो, 11 तक कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि नागरिकता समाप्त हो गई, अभी तो मेन चीज़ पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाली है। अब क्यों नहीं आएगी उसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखो अनुच्छेद 6 में क्या बात बोली गई है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई उल्टा पुल्टा उल बुलाल वाला काम ना करो, तब तक आपकी नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। अब उल्टा पुल्टा काम यानी कि उड़बिलाव वाला काम यानी क्या, जैसे कि आप भारत विरोधी काम अगर करोगे, है ना, देश के विरुद्ध ऐसा कुछ काम करोगे तो क्या कर ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये बाकायदा यहाँ पे अनुच्छेद 10 में मेंशन किए गए। तो आपकी नागरिकता जाने का सिर्फ एक ही शर्त है कि आप देश के विरुद्ध काम करो, तब आपकी नागरिकता देश के विरुद्ध, जैसे कि समझो, आपको एग्जाम्पल कौन सा दूँ, चलो अच्छा एग्जाम्पल आ गया दिमाग में यार। जैसे कि समझो चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो भारत में आए हैं और इस समय अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है जिनपिंग के साथ में हमारा। तो अब कोई नागरिक जाए, अब शी जिनपिंग को जाके बोले क्या रे तू भारत के ऊपर हमला करेगा, भारत के ऊपर कब्जा करेगा, 2 तमाचा लगा दे, है ना, तो ये क्या हो गया, विदेशी मेहमान था हमारा, उसका अपमान हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा वो आप, क्योंकि पूरे देश में पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन भारत के जो मंत्रालय रहेगी कि मतलब क्या बोलेगी, इसका नागरिकता छीन लो, है ना, जो ससुरा नागरिक ही नहीं है तू, खाली इसको जीने का अधिकार दे, तो खाओ पिए जियो, और नागरिक है ही नहीं, किसी देश का नागरिक नहीं, है ना। या जैसे कि समझो अब चाइना के साथ में हमारा युद्ध चालू है, चाइना के साथ में हमारा युद्ध चालू है, और तुम जाके चाइना को भारत की जो भी खुफिया जानकारी है, और या फिर आप चाइना का सपोर्ट कर रहे हो, चाइना को हमारी खुफिया जानकारी दे रहे हो कि भारत के पास में इतने मिसाइल है, भारत के सैनिक यहाँ से हमला करने वाले, तब क्या कर रहा है आप, देश की विपरीत परिस्थिति में देश के विरुद्ध काम करोगे, और देश के विरुद्ध काम करोगे तो तुम नागरिक कैसे भाई, तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। इसके अलावा आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, इतना ध्यान रखना। देखो हमारे संविधान बनाने वाले कितने होशियार थे, है ना, क्योंकि अगर सिंपली छीनने की ताकत दे देते तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कि अभी समझ लो मोदी जी की सरकार है, अब मोदी जी की इच्छा क्या है, जब भाजपा, देखो हमारा किसी पार्टी से कुछ लेना देना, हम बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है।
तो अब मोदी जी के दिमाग में आया ठीक है हमको क्या करना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है ना, तो काम करते जितने भी कांग्रेसी सबकी नागरिकता ही छीन लेते, बस मामला ही खत्म, ले तब तो हो गया कल्याण। अब देखो ये उल्टा भी हो सकता है, कांग्रेस वाले भी, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस वाले का जितने भी भाजपा है सबकी नागरिकता छीन लो, हर बार कांग्रेस से जीत के आए, है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि आप जब तक देश विरोधी काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, देश विरोधी काम करोगे तो अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता से जुड़ी हुई कानून भारत की संसद बनाएगी, यानी कि नागरिकता में क्या फेरबदल करना है, क्या नए नए। अब जैसे कि अभी हमने जितने भी अनुच्छेद पढ़े वो उस समय की, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय की परिस्थितियों को अगर आप नोटिस करो, ध्यान में रखकर बनाया गया था कि भारत से पाकिस्तान में चले गए या वो सारे अनुच्छेद अब तो यहाँ पे काम आने वाले नहीं। अभी किसी को नागरिकता लेनी रहेगी तो कैसा लेगा, क्या करेगा, तो वही अनुच्छेद 11 में बोला गया है। तो संविधान निर्माता ने बोला कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी आप प्रोविजन दे रहे हैं अभी के लिए, आगे के लिए तुम क्या करोगे, कैसे नागरिक बनाना है, किनकी नागरिकता छीननी है, क्या करना है, वो क्या करेगी, भारत की संसद कानून बना के काम करेगी। तो अनुच्छेद 11 में भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े हुए कानून बनाने की ताकत दी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान या कानून बनाता है, तो आप आंसर क्या मारोगे, आप गृह मंत्रालय, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 5 से 11 तक के सारे अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955, फिर उसके संशोधन के बारे में, फिर CAA, NRC और भी जो भी होता है, NPO, ये सारे जो भी है हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक के आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके आगे को देखते हैं। तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हमने इसके पहले कवर कर लिया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। फिर लास्ट अनुच्छेद में हमने देखा था कि जो नागरिकता से संबंधित कानून है, अब तक के हमने जितने भी अनुच्छेद पढ़े 5, 6, 7, 8, 9, है ना, इनमें क्या बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान से आए गए लोगों के नागरिकता के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन इसके बाद का अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इन सब के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने खाली कहा था कि भाई एक काम करो, ये पावर हम लोग संसद को दे देते हैं, संसद इसके हिसाब से अपने हिसाब से जब उनको मन करेगा जिसको नागरिकता देनी है क्या नहीं देनी, वो अपना कानून बना के काम कर लेगी। ऐसा अनुच्छेद 11 में बात बोली गई थी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार ने क्या किया, नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आई, ठीक है। तो अब इस नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से हो सकता है, किन लोगों को भारत का नागरिक बनाया जाएगा, किन लोगों को हटाया जाएगा, है ना, और इसी के साथ कैसे भारत की नागरिकता समाप्त होगी, इसकी भी बारे में इसके अंदर बात बताई गई है। तो इसके अंदर बहुत सारे संशोधन भी हो चुके हैं। 1986 में हुआ, 2000 में हुआ, 2002 में हुआ, 3 में हुआ, राइट, फिर 2015 में भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग देखेंगे आगे एक एक कवर करके। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे अर्जन की जो बात करेंगे, मतलब किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है उसके बारे में देखते हैं। तो नागरिकता अर्जन की 5 विधियाँ बताई गई अधिनियम 1955 में। तो पहली विधि थी कि जन्म के आधार पर, दूसरी है वंश के आधार पर, तीसरी है पंजीकरण के आधार पर, और चौथा देशीकरण, और 5वां राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा भारत के नागरिक बनाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं जन्म के आधार पर कौन कौन भारत का नागरिक बन सकता है। ओके, तो देखो अभी जन्म से, अब इसके अंदर 2 बातें बोली गई है मुख्य रूप से कि समझो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1927 तक भारत में जन्मा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा। ये बातें इसके अंदर लिखी गई। तो याद रखना आपको कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच अगर कोई भी बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी बातें बोली गई कि अब मान लो 1 जुलाई के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्या, है ना, तो ये भी कंडीशन है। तो अब बोली गई इसके अंदर कि भाई अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक, है ना, 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो भारत में जन्मा ऐसा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा, बशर्ते उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहना चाहिए। अब देखो इसके अंदर भी जो पहला कंडीशन था वो सिर्फ
पिता को रखा गया था। फिर जो माताएं थी बोले ससुराल इधर पे माताओं का विरोध हो रहा है, माताओं का नाम क्यों नहीं दिया गया इसके अंदर, है ना। तो बाद में फिर इसके अंदर सुधार किया गया और फिर माताओं को भी इसके अंदर वैल्यू दी गई, अहमियत दी गई, ठीक है, कि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा तो उसे मिल जाएगी बाद में। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या, ठीक है, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत में जन्मा बच्चा कैसे नागरिक बन सकता है, तो उसके लिए कंडीशन दिया गया कि माता और पिता दोनों अगर भारत के नागरिक रहेंगे तो वह बच्चा, भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा। राइट, क्लियर है। दूसरा कंडीशन दिया गया कि कोई एक भी नागरिक हो, लेकिन दूसरा जो है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। राइट, अब ये क्लॉज बाद में क्यों जोड़ा गया, देखो क्या होता था, जब ये प्रावधान कर दिया गया था कि भारत में जन्मा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा, तो ये पाकिस्तान वाला लोग इसका फ़ायदा उठाने लगा। वो लोग पढ़ाई वढ़ाई करने के बहाने से भारत में एंट्री मार लेते थे। भारत में एंट्री मारने की वजह से कश्मीर वगैरह राज्य में और वहाँ की महिलाओं से क्या करते थे, शादी कर लेते थे। अब शादी करने के बाद में बच्चा दे दिए और फिर बाद में भाग जाते थे वो लोग, और फिर बाद में उस सब आतंकवादी बन जाते थे, है ना, भारत में उतापात मचा देते थे। तो इसको ही बाद में ध्यान में रखा गया कि नहीं ये तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, इसीलिए ये जोड़ा गया कि कोई एक नागरिक होना चाहिए लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो भी उसे भारत का नागरिक तब मिल जाएगी। अब तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब किन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी ये भी हमें समझना है। हमने समझ लिया कि किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, अब किन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो देखो, जन्म से किन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। यदि जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता में से भारत में कोई विदेशी राजनयिक की हैसियत से रह रहा है और वह नागरिक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं। समझो कि अभी कोई राजनयिक है, अमेरिका का समझो राजनयिक है, अब वो भारत में रह रहा है, जाहिर सी बात है अकेला तो रहेगा नहीं, अपने परिवार के साथ में रहेगा। अब उसका बच्चा भारत का राजनयिक है तो यहाँ पे पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पे पैदा हो जाएगा तो अब ये थोड़ी बोलते हैं अरे भारत में पैदा हुआ, भारत के भूमि पैदा हुआ, भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो भारत का नागरिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर उसे भारत का नागरिक बनना रहेगा तो जो प्रोसीजर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, 6 महीना 10 साल तक जो भी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। और किन लोगों को नहीं दी जाएगी नागरिकता, यदि जो बच्चा जन्मा है उसके माता या पिता दोनों में से कोई ऐसे देश से बिलोंग करते हो जो भारत के शत्रु देश है, राइट, या वो शत्रु देश से संबंध रखता हो, तो ऐसे लोगों को भी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। ये साफ और स्पष्ट नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा गया है। तो यहाँ तक कि समझ में आ गई होगी आपको बातें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का देखते हैं। सो टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हमने जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी लोगों को ये देखा। अब सेकंड था, हमने देखा था कि वंश के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिले। तो अब देखो, जो भारत में ज़्यादातर लोगों को जो नागरिकता मिली है ना, वंश के आधार पर मिली गई, राइट। जैसे कभी आप पूछो कि हमको कैसे नागरिकता मिली, तो हमें भी तो वंश के आधार पर मिली, आपको भी वंश के आधार पर भी मिली, राइट, है ना। हमारे दादा उदक लोग के वंश के आधार पर हमको क्या मिल गई है, नागरिकता मिल गई है ना। तो वंश के आधार पर देखो क्या बोला है कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से, जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हुआ था, हाँ, 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो। तो अब देखो 1992 और 26 जनवरी 1950 के बीच में कौन पैदा हुआ रहेगा, राइट, तो दादा लोग पैदा हुए रहेंगे, तो हमको उनके आधार पर ही तो नागरिकता मिली है। तो बीच हुआ हो और पिता के जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो, तो ऐसे लोगों को भी क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, ठीक है। तो वंश के आधार पर क्लियर है आपको। अब ये देखो, भारत के बाहर जन्मा बच्चा की यहाँ पे प्रावधान की गई है। दूसरा है, उनका जो जन्म है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक होगा, तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि भारत के बाहर जन्मा का कोई ऐसा बच्चा जो 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहने चाहिए, तो ऐसे बच्चों को हम लोग भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, राइट। अब देखो, अब इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय काउंसिल में, समझो बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा हो गया तो ऐसे नहीं भाई लिखा है संविधान में, सॉरी अधिनियम में मिल जाएगी क्या, नहीं,
जन्म के 1 साल के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स जिसका बच्चा होगा भारतीय कॉन्सुलेट में बच्चे के जन्म का पंजीकरण करा दिया जाना चाहिए, तभी नागरिक बनेगा। अगर 1 साल के भीतर पंजीकरण नहीं किया जाएगा भारतीय कॉन्सुलेट में तो उसको नागरिक नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो देखो अब दूसरा चीज क्या बोला गया कि माता पिता द्वारा शपथ पत्र भी देना होता है कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। अगर माता पिता शपथ पत्र नहीं देते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसके पास किसी और देश की नागरिकता है। और हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि मतलब आप भारत के हो तो सिर्फ भारत के ही रहो, किसी और से प्यार नहीं करना है, आपको एक ही जन से प्यार करना है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है। तो एकल नागरिकता मतलब आप भारत के हो तो भारत के ही रहो, किसी और के नहीं बन सकते हो, राइट ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा शपथ पत्र देना पड़ेगा कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, तब जाके उसे भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि वंश के आधार पर क्लियर हो गई रहेगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, फिर हम लोग आगे देखते हैं थर्ड वाला पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। तो ले लो। अब पंजीकरण की वाली देखते हैं। तीसरी विधि नागरिकता लेने की पंजीकरण। पंजीकरण यानी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो अब ये बेसिकली किसके लिए देखा जाए तो ये जो PIO है, OCIs है ना, जो भारतीय नागरिक से विवाह कर लेते हैं तो उनके संबंध में ये है। तो PIO क्या होता है आपको पता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। OCI क्या है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। तो अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, जो कि अब मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते इससे रिलेटेड। अब एग्जाम्स में आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो सिर्फ NRC से, CA से पूछा जाएगा, बट फिर भी पढ़ लो जानकारी के लिए, है ना। ओके, तो अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया है। तो पहला इसके अंदर बताया गया ऐसे PIO, ठीक है। तो PIO जो पंजीकरण का आवेदन करने से ठीक पहले, पंजीकरण का आवेदन करने के ठीक पहले 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्षों से साधारणतः भारत में रह रहा हो, ठीक है, भारत में रह रहा हो, रह रहा हो, ओके। तो ऐसे PIO जिनको भारत का नागरिक बनना है तो आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो पहले से 7 वर्ष पहले से ही क्या करने चाहिए, भारत में रहने चाहिए, तब उनको क्या मिल जाएगी, वो पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है PIO जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं। तो PIO जो अविभाजित ठीक है, अविभाजित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, किसी अन्य देश में रह रहा हो, या तीसरी बातें क्या बोली गई है कि जिसका विवाह है ना, जैसे विवाह संबंधित है ना तो विवाह करना पड़ेगा, जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो, ठीक है, जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो। अब यहाँ नागरिक में महिला पुरुष दोनों है, ये मत समझ आएगा खाली महिला, भारतीय नागरिक से हुआ हो और, ठीक है, पंजीकरण हेतु आवेदन के ठीक पहले से 7 साल से भारत में रह रहा हूँ,
साल से भारत में रह रहा है ना। ये नहीं भाई प्यार किया तुरंत भारत का नागरिक बन जाएगा, 7 साल इंतजार करो, लगना भले खा लो लेकिन नागरिकता 7 साल बाद मिलेगी, भले बच्चा पैदा हो जाए तुम्हारा। तो इस आधार पे क्या मिल जाएगी उसे, भारत के नागरिकता के ये प्रावधान दिए गए हैं। क्या बोलता है कि पीआईओ का जो पंजीकरण का आवेदन करने के ठीक पहले 7 वर्ष से साधारण भारत में रहना चाहिए, या जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है ना, ठीक है, उन लोगों के लिए भी है। और जिसका विवाह किसी भी भारतीय नागरिक से हुआ हो और पंजीकरण हेतु वो जब आवेदन कर रहा है उसके ठीक 7 साल पहले से वो भारत में रहना चाहिए, तब जाके उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब चौथा इसके अंदर और कौन ले सकता है, जो भारतीय नागरिकों के अवश्य के बच्चे हैं उनके लिए भी है। भारतीय नागरिकों के वयस्क बच्चे, ठीक है, तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जब वो 18 साल का हो जाएगा, बच्चा वयस्क हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा फिर कि मुझे किसका नागरिक बनना है। तो अगर वो डिसाइड करेगा कि मुझे अन्य देश का नागरिक बनना है तो नहीं, जैसे कि अगर उसको डिसाइड है कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, भले बाहर पैदा हुआ हूँ, तो पंजीकरण के माध्यम से वो वयस्क बच्चा भी भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि बना दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान थे पंजीकरण के माध्यम से, और पूरी आयु क्षमता के व्यक्ति जो भी है वो भी क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिकता बन सकते हैं। ओके, और ये जो भी नागरिक बनेंगे, अब इनके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये नहीं कि इनको ऐसी नागरिकता दे, नागरिकता जब ये लेंगे, जब इनके जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल कर लेंगे, तो इन्हें जो भारतीय संविधान का शपथ पत्र है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्हें शपथ लेनी पड़ेगी, भारतीय संविधान के प्रति इनको निष्ठा दिखानी पड़ेगी, भारत देश से प्यार करना पड़ेगा, ऐसा उनको शपथ लेना पड़ता है नागरिक बनने के लिए। ठीक है, तब जाके वो नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये थी पंजीकरण के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। फिर हम लोग अभी देशीकरण देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो गया कि समझो कोई ऐसा जो जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं ले पा रहा है, वंश के आधार पर नागरिकता नहीं ले पा रहा है, और पंजीकरण के आधार पर यानी कि जन्म वंश पंजीकरण पीआईओ ओसीआई और शादी करने के भी उसके पास में ऑप्शन है, भारतीय नागरिक से विवाह का भी ऑप्शन नहीं है, उसको कोई मिला ही नहीं लगना करने के लिए, तब क्या करेगा वो, फिर भी भारत का नागरिक बना, मतलब कि उसके पास तीनों केस नहीं होने पर अभी उसे भारत का नागरिक बनना है। तो एक रास्ता और दिया है हमारी भारतीय अधिनियम 1955 ने कि देशीकरण। देशीकरण का मतलब समझे ना, नेचुरलाइजेशन, मतलब कि आप भारत में आएगा वो व्यक्ति, पहले भारत में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, भारत की सभ्यता संस्कृति कल्चर्स को समझेगा, और उसे भारत की भाषा वगैरह सब कुछ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, भारत के लोगों के साथ में मिलजुल के रहेगा। अगर उसे यहाँ का देश पसंद आ गया तब मतलब कि वो पूरा क्या हो जाएगा, मतलब एकदम भारतीय बन जाएगा, भारत की तरह भी है वो, मतलब देसी हो जाए, बोलते ना अरे देसी आदमी है ना, तो मतलब समझ रहे हो ना बोलने का अर्थ क्या है, तो वो देसी मतलब भारत की तरह बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अब ये केंद्र सरकार के पास में शक्ति होती है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के पास में शक्ति होती है, अगर आपको पूछ लिया परीक्षा में तो आप लिखना गृह मंत्रालय, जो कि अभी अमित शाह के पास में है। ठीक है, तो देखो केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो तो ये देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है। ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, नहीं भाई अवैध घुस के आ गया बाद में बोला रहे हमको भारत पसंद आ गया, भारत में रहेंगे हम, ऐसा ना चल वो, है ना, ये नहीं चलेगा। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए और भारत सरकार को वो प्रमाण पत्र देना चाहिए। ठीक है, अब भारत सरकार कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड करेगी। पहला क्या है कि यदि, लिख लो चाहिए तो, यदि किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो, किसी ऐसे देश का नागरिक, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय, ठीक है,
जहां भारतीय व्यक्ति अवैध प्रवासी, जहां भारतीय व्यक्ति अवैध, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, समझ जाना, चलो फिर से लिख देते हैं हम। भारतीय व्यक्ति अवैध अप्रवासी न हो, ठीक है, तो वो देशीकरण का प्रमाण दे सकता है, तो वह देशीकरण का प्रमाण पत्र, देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना कि मतलब समझो कोई ऐसे देश से नहीं आना चाहिए वो कि जहाँ पे भारतीय नागरिकों को अप्रवासी समझा जाता हो, अवैध अप्रवासी समझा। जैसे समझो पाकिस्तान ने आगे कल घोषित कर दिया कि भारतीय लोग नहीं अलाउड है हमारे देश में, अब वो आएगा हमारे देश में नागरिकता लेने के लिए, बोलेगा हम भारत का बनना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, समझ गए, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन क्या है, किसी अन्य देश का नागरिक, किसी अन्य देश का नागरिक है, समझ लो कि कोई अन्य देश का नागरिक है ना, किसी अन्य देश का नागरिक है और वचन देता है, और वचन देता है कि नागरिकता स्वीकृत की नागरिकता मिलने पर स्वीकृत भी लिख सकते हैं आप, है ना, नागरिकता मिलने पर वह उस देश की नागरिकता को क्या कर देगा, उस देश की नागरिकता को छोड़ देगा। अगर ऐसा वो प्रमाण पत्र देता है तब हम उसे क्या कर देंगे, आ जाओ भाई साहब बन जाओ भारत के नागरिक, है ना। जैसे कि देखो मोदी जी और ट्रम्प की बहुत जमती है, हाउडी मोदी करने गए थे मोदी जी अमेरिका में। अब जैसे कि अब अमेरिका में समझो ट्रम्प को कोई पूछ ही नहीं और बोले चलो भारत के नागरिक बन जाते, वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। तो अब ट्रम्प जी क्या देंगे, अगर शपथ पत्र देंगे भारत सरकार को कि हमको अगर तुम नागरिकता दे दोगे भारत की तो हम अमेरिका की नागरिकता छोड़ देंगे। भाई बिजनेसमैन है, बोलेंगे आ जाओ भाई हमारा फ़ायदा है, तो हम क्या कर देंगे, ऐसे उनको नागरिकता दे देंगे, समझ गए, है ना। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए रहेंगे। अब देखो तीसरा इसके अंदर क्या बोला गया है कि पिछले 12 महीनों से, पिछले 12 महीनों से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, ठीक है, ठीक है, या दोनों, यानी 12 महीने से रह भी रहा है या और भारत सरकार की सेवा में भी है, तो उनको भी हम दे देंगे, बोलेंगे आइए स्वागत है आपका। और दूसरा है कि 12 महीनों के पहले 14 वर्षों से कम 11 साल पहले भारत में रह रहा हो। क्या है कि 12 महीनों के पहले, 12 महीनों के पहले के 14 वर्षों में कम से कम 14 महीने कम से कम भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो, जैसे कला में, विज्ञान में, साहित्य में, किसी में भी, तो उसे भी हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। जैसे कि आप देखो वो जो सिंगर है उसका नाम सुना रहेगा, अदनान सामी है शायद से उसका नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस सिंगर का नाम, बट शायद से वही है। वो देखो वो पाकिस्तान का था, लेकिन उसने क्या किया, ये जो चौथा कंडीशन है इसी हिसाब से उसने भारत की नागरिकता
प्राप्त किए हैं, है ना। भारत का हो गया, देसीकरण हो गया, भारत उसे पसंद आया, भारत में आके गाना वाना गाया, भारत के लोगों ने पसंद किया, प्यार मिला उसे, है ना, हमने भी उसको प्यार दिया, वो भी भारत माता को प्यार करता, ले लो नागरिकता, हो गया। तो इस आधार पे देसीकरण के माध्यम से भी भारत के नागरिकता मिलती है। अब देखो, अब जो आखिरी वाला वो हम आपको समझा देते हैं राज्य क्षेत्र के समावेशन से। राज्य क्षेत्र के समावेशन से मतलब कि समझो ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन चाहे समझौते से, चाहे युद्ध करके, चाहे किसी भी स्थिति से, चाहे वो खुद आके मिल जाए, है ना, या लेन देन के माध्यम से राज्य क्षेत्र का समावेश भारत में हो जाएगा, तो उस क्षेत्र के की नागरिकता को भारत सरकार डिसाइड करेगी कि किन्हें नागरिक बनाना चाहिए, किन्हें नहीं नागरिक बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा गोवा, जैसे कि आपको पता होगा पांडिचेरी, जैसे कि आपको पता होगा सिक्किम, ये सब क्या थे, भारत के राज्य के हिस्से नहीं थे, है ना। जैसे गोवा हो गया, पांडिचेरी हो गया, इन सब के ऊपर क्या था, पुर्तगाल का शासन था ना, पुर्तगाल वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना के रह रही थी ना। इसको तो हमने बाद में 1960 के आसपास में हमने इसे लिया था, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता बना दी गई। जैसे सिक्किम ने, है ना, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया तो सिक्किम घबरा गया, हम तो इतू से हमारे ऊपर भी हो सकता है, तो भारत से आके मदद मांगे। इससे पहले हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया भी था। तो इस आधार से राज्य क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से भी उन लोगों को भारत सरकार नागरिकता भारत की दे सकती है। तो ये था नागरिकता से संबंधित कुछ उपबंध। उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ में आ गई रहेगी। अगर नहीं समझ में आई रहेगी तो वीडियो को वापस से पूरा शुरुआत से अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।